फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC NBF का यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक्सरसाइज आज करेंगे। पेज नंबर 70 से पेज नंबर 74 तक एक्सटेंड करती है। तो हमेशा की तरह ये एक्सरसाइज शुरू होती है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला है ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपैंड स्लाइटली। दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय अ ब्रिज रस्टिंग एंड वीकनिंग नहीं, द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, the weight of cars driving over the bridge, a decrease in the air pressure around the bridge। तो इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर ये है। ना तो रस्टिंग और वीकनिंग की वजह से एक्सपैंड करता है, ना ही कार्स को इसके ऊपर बोझ डालती हैं, और ना ही एयर प्रेशर को इफेक्ट करती है। जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपैंड भी करता है, और एक्सपैंड करने के बाद वाइब्रेशन की वजह से एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड ब्रिज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है fog forms on a cold window pane in the morning, which change of state is occurring। यानी फॉग बन रही है तो कौन सी चेंज हो रही है आप लोगों के पास? मेल्टिंग हो रही है, यानी सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बॉइलिंग हो रही है, यानी लिक्विड से आप लोगों के पास गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फॉग कब बनती है? जब कोल्ड विंडो पेन होता है, तो ना मेल्टिंग है ना बॉइलिंग है। उसके बाद कॉन्डेंसेशन, यानी लिक्विड यानी गैस आप लोगों की लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कॉन्डेंसेशन है। तो फोग जो होती है वो गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। अच्छा, उसके बाद है डेपोजिशन, यानी आप लोगों की जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो आखिरी वाले दोनों आप लोगों के पास, इन दोनों में से हम लोग चुनेंगे, दोनों बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए हैं। तो फॉग मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो आप लोगों की होती है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होती है, आप लोगों की गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जो आप लोगों की एयर में गैस होती है वो कूल डाउन होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास कंडेंसेशन है, डेपोजिशन नहीं है, बिकॉज फॉग सॉलिड नहीं है। तो गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो भी जाए तो सॉलिड तो फॉग है नहीं, तो डेपोजिशन भी नहीं जाएगा। ये तीनों ही बिल्कुल अजीब थे। मैंने फिर भी आप लोगों से बोला कि इन दोनों में से चूज़ करेंगे, दोनों तो बिल्कुल ही एलिमिनेट होने वाले थे। ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता है आखिर में तो जाके। फिर थर्ड वाला हमारे पास एमसीक्यू है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, तो दैट इज सब्लिमेशन। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो उन्होंने हमें क्या कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो 100 केल्विन नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप लोगों को पता है कि 1 केल्विन किसके इक्वल होता है? आप लोगों के पास 1 केल्विन आप लोगों के पास इक्वल होता है 273, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों के पास इक्वल है 273 केल्विन के। और फिर आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होगा? इसके अंदर 100 प्लस के अंदर 373 केल्विन के। आंसर मिल गया आप लोगों को। उसके बाद हमारा अगला है जॉल्स पर केजी पर केल्विन इज अ यूनिट ऑफ, यूनिट किसका होता है आप लोगों के पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। उसके बाद आप लोगों के पास है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस, बॉटम, सेंटर, एनी लोकेशन। तो इवेपोरेशन आप लोगों के पास सरफेस से होती है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज, तो इसका आंसर आप लोगों के पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 3 है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो बीटा होता है वो 3 अल्फा के इक्वल होता है। ये अल्फा असल में आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और बीटा जो है वो आप लोगों के पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, हीट एडिड टू अ सब्सटेंस एज इट्स मेल्टिंग पॉइंटिंग इज यूज टू, वही कहना चाह रहे हैं कि जब आप लोग हीट देते हो एक सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो किस काम आती है वाली हीट? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, बिकॉज मेल्टिंग के वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता, काइनेटिक एनर्जी कम भी नहीं होती। इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, देखिए मेल्टिंग आप लोगों के पास क्या है? सॉलिड टू लिक्विड, तो अट्रैक्शन को इंक्रीज नहीं करना, अट्रैक्शन को डिक्रीज करना। उसके बाद है आप लोगों के पास 336 जाउल्स पर ग्राम इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आप लोगों को अपना फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ जो भी है, फ्यूजन है, वेपराइजेशन है। तो आप लोग 336 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो ये है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होती है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाती है। इंक्रीज इन विंड टेम्परेचर, विंड स्पीड, सॉरी विंड की स्पीड तेज़ होगी तो इवेपोरेशन भी तेज़ होगी। और डिक्रीज इन सरफेस एरिया होगी तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड if its beta is this? तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 3
क्योंकि ये आप लोगों के पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है और अल्फा आप लोगों के पास लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। और इसी तरह बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो दोनों आप लोगों ने रिलेशन याद करना है। अब आप लोगों ने करना है क्या कि बीटा को 3 से डिवाइड करोगे और आंसर ये है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होगी लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस क्या चीज़ है आप लोगों के पास? मेल्टिंग ऑफ आइस तो नहीं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो नहीं, इवेपोरेशन के स्पेलिंग गलत है, बट ये कंडेंसेशन भी लिक्विड टू गैस नहीं होती, गैस टू लिक्विड होती है। उसके बाद है हमारे पास द सम एंड डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपेरेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1, यानी ऐसा मेरा डिफरेंस है। द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन मस्ट बी। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन मैं आगे से आप लोगों के सामने सॉल्व करती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ आप लोगों की एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। अब अगर ये रियल एक्सपेंशन है इसके नीचे छोटा सा आर आ जाएगा, और अगर ये अपेरेंट एक्सपेंशन है तो इसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा ए आ जाएगा। अब उन्होंने बोला कि इनका जो सम है दैट इज 2, और जो इनका डिफरेंस है, सॉरी, दैट इज 1। तो रेशियो क्या है? 2/1। अब आप लोगों से कहना है कि कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। यानी आप लोग ऊपर रियल रखो, नीचे सिर्फ अपेरेंट रखो, तो इसका आप लोगों के पास आंसर क्या आना चाहिए। तो इधर से आप लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाओगे कि कोफिशिएंट ऑफ रियल कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट में ऐड करो, तो वो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट के इक्वल है। मल्टीप्लाई करो, गामा लिखना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सारे अपेरेंट वाले को एक तरफ कर लो, सारे रियल वालों को एक तरफ कर लो, तो 2 माइनस ये वाला हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 3 गामा अपेरेंट इज इक्वल टू गामा रियल। तो आप लोग निकालो कि उन्होंने क्या बोला था, रियल एक्सपेंशन ऊपर और अपेरेंट एक्सपेंशन नीचे, तो इसको उधर ले जाओ, 3/1। तो क्या आ गया आप लोगों के पास? 3/1। बस थोड़ा सा सॉल्व करने वाला, रट्टे वाला बिल्कुल भी नहीं। अगला एमसीक्यू हमसे पूछे, लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट डज लेटेंट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो इसका मतलब है आप लोगों के पास हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को पढ़ें, तो हमसे कह रहा है कि फॉलो द डायरेक्शन टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले हमारे पास है लुक एट दीज ग्राफ्स फॉर हीटिंग द आइस। ये दोनों ग्राफ्स हीटिंग द आइस के हैं, एक टेम्परेचर टाइम है और ये एक एनर्जी टाइम है। एनर्जी टाइम ग्राफ शोज दैट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू आइस एट कांस्टेंट रेट टू चेंज इट इनटू लिक्विड एंड फाइनली इनटू स्ट्रीम। तो इधर आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। While the temperature time graph shows the change of temperature of ice and water during different stages. There are two horizontal parts of this graph where temperature is not changing but energy is being supplied to the substance at constant rate. Explain why does temperature not change at these two stages. तो वो हमसे क्या बात कर रहा है, इन दोनों स्टेजेस की, एक ये और एक ये। वो ये कह रहा है कि इन दोनों स्टेजेस पे आप लोगों के पास फ्लैट नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा जबकि एनर्जी इस जगह पे भी प्रोवाइड की जा रही है? टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड हियर काइनेटिक एनर्जी इज रिमेनिंग constant as the energy provided is used to change potential energy instead of kinetic energy. This energy heat is called latent, hidden,
हीट। तो इसका मेरे सब कुछ कहने का मतलब क्या था कि ये जो हीट है जो आप लोग इस जगह प्रोवाइड करो, जो एनर्जी प्रोवाइड करो, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बजाय पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में काम आ रही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने के बायस आप लोगों की फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों से जो बी पार्ट को करता है वो कहता है एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रेंड्स आर नॉट सेम फॉर द सेम टाइम इंटरवल। तो मैं पहले आप लोगों को समझाती हूँ। कह रहा है कि एनर्जी टाइम ग्राफ और टेम्परेचर टाइम ग्राफ डिफरेंट क्यों है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो एनर्जी उस वक्त प्रोवाइड की जा रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है। तो एनर्जी हम लोग हर वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन दोनों जगहों पे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में काम आ रही है, और दरमियान के जगहों पे वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रही है। तो जहाँ वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करिए वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसी वजह से दोनों ग्राफ्स आप लोगों को सेम नज़र नहीं आ रहे। तो जो बात मैंने आप लोगों को अभी भी समझाई वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हीटर सप्लाइज एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट टू अ 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। चलिए मास लिख लेती हूँ। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर। यानी उन्होंने जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ आप लोगों को दे दिया, सब्सटेंस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग, यानी आप लोगों की एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही। तो जो पावर है हीटर की वो आप लोगों के पास 250 वाट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं और वो हमसे कह रहा है कि नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर करो। ए जो पार्ट है हमसे कह रहा है व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर आप लोग देखो तो इसका जो आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज दिस वन। ये आप लोगों के पास है -50। इधर इतना क्लियर नहीं है, बट ये मैंने इधर से अंदाजा लगा कि यहाँ पे 0 है तो ये नीचे -4 है। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने बात को ध्यान रखना कि ओरिजिन हमेशा 0 नहीं होती। ठीक है, ये एक मेथ है जो समझी जाती है। ओरिजिन हमेशा 0 नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपने कौन से रखे। तो इधर ओरिजिन -60 रखी गई है, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद हमसे बी पॉइंट पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेल्ट कम्प्लीटली एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वेपराइज फ्रॉम लिक्विड स्टेट। तो टाइम फॉर मेल्टिंग, तो मेल्टिंग को कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इसका जूम करना पड़ेगा। दिस इज 2.5 सेक, 1 2 3 4 5, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड। अच्छा, ये क्या आपको ये मिनट में। ठीक है, तो दीज आर 5 मिनट, दीज आर 4 मिनट, दीज आर 3 2 1। तो आप वो कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 के दरमियान में है, तो 2 - 1 मिनट लगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग नज़र नहीं आ रही, नज़र आ भी रही है तो सही तरीके से नहीं है ग्राफ पेपर पे, तो उससे थोड़ा सा मसला हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा कि टाइम फॉर वेपराइजेशन कितना। तो टाइम फॉर वेपराइजेशन आप लोग किस तरह निकालोगे, ये जो है इसको आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन लगाओ और इधर से भी एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाओ, ये आप लोगों के पास वेपराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो अराउंड आप लोगों के पास 10 और 5 के दरमियान में दैट वुड बी 5 6 7 8 9, मैं 8 मानूंगी, अब बिल्कुल ठीक रेटिंग नहीं हुई है। ठीक है, और 21 21 22 23 24, अब मैं यहाँ से 21 मानूंगी, तो 8 और 21 के दरमियान मैं मानूंगी, बिकॉज अब मुझे नहीं पता वो हमसे करना क्या चाह रहे थे। तो 21 - 8 कर देंगे। आप लोगों को बस मैं प्रोसीजर दिखा देती हूँ बिकॉज ग्रेडिंग की समझ कोई नहीं आ रही। तो प्रोसीजर यहाँ पे 13 मिनट लगे आप लोगों की वेपराइजेशन होने में। ठीक है, उसके बाद हमसे जो सी पार्ट में क्वेश्चन करते हैं हमसे कहते हैं कि हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीजेज इन इट्स लिक्विड फेज। एक्स पार्ट जो है उसके अंदर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग फाइनल टेम्परेचर देखोगे दैट इज़ अराउंड 35। मैंने इसे 35 ही माना है बिकॉज आप लोग 30 भी वैसे मान सकते हो, लेकिन ना मैंने यहाँ पे ऊपर 35 लिखा है, यहाँ पे भी 30 कर दो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा 30 के करीब आ रहा है। अच्छा, और यहाँ से आप लोगों ने देखना ये -50 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने निकालना है टेम्परेचर इंक्रीज इन एक्स पोर्शन, उन्होंने भी आपसे बोला कि एक्स पोर्शन के अंदर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
तो आप लोग किस तरह निकालोगे, डेल्टा टी निकालोगे यानी टी एफ माइनस टी इनिशियल। तो आप लोगों के पास टी एफ है 30 माइनस -50, आप लोगों के पास ये है, तो 30 + 50 कितना होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। उन्होंने पूछा था कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अच्छा, वो कहना है कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और हमसे बोला कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी हम लोगों ने इस सब्सटेंस की। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करोगे जो मैं आप पर दे चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये दोनों पावर और मास। आप लोगों ने क्या करना है कि पावर मास को आप लोग किस तरह यूज़ करोगे, आप लोगों को पता होगा कि Q इज़ इक्वल टू पावर इंटू डेल्टा टी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, पावर के फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला था अपने सेपरेट एस एल उसके अंदर, वहीं जो है मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आप लोगों को यहाँ पे पावर पता है और मास पता है। ठीक है, मास को भी आगे के लिए रखें, आगे फॉर्मूले में मास आएगी। तो पावर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने निकालना है यहाँ पे डेल्टा टी, टोटल जो चेंज इन टेम्परेचर है। आप लोग किसका निकालने लगे हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लोग निकालने लगे हो। तो इधर आप ये दोनों टाइम यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये दोनों का टाइम यूज़ करो इसे फाइनल, और आप लोग माइनस इनिशियल करो 21 माइनस 8, और इसका आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 मिनट। 13 मिनट जो है आप लोगों के पास डेल्टा टी, ओ सॉरी ये छोटा टी था, ये मेरे सॉरी ये टेम्परेचर लग रहा है, और मैंने टेम्परेचर शायद बोला भी है, ये टाइम का है। डेल्टा टी और गॉश पावर जो होती है आप लोगों के पास एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, और ये बहुत बड़ी लग रही है मिस्टेक। अच्छा, टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर निकाल लिया हम लोगों ने, फिर मैंने टेम्परेचर पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोग क्यू पावर को इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 250 इंटू 13। तो 250 इंटू अगर आप लोग 13 करो तो अराउंड आप लोगों के पास आ जाता है आंसर। एक छोटी सी गलती हुई है कि आप लोगों के पास मिनट्स में था तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। तो इसके बाद जो आप लोगों के पास आंसर आता है वो आ जाता है ये, या फिर आप लोग 3 जीरो लगा सकते हो इसके आगे किलो की जगह। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया क्यू, लेकिन क्यू से भी बात ख़त्म नहीं हुई हमारी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हम लोगों ने निकालनी थी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता हो तो दैट इज़ क्यू बाय एम, यानी आप लोगों के पास क्यू का फॉर्मूला था एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसकी वजह से हमारे पास ये निकला है। तो अच्छा, आप लोगों ने क्यू रखना है, उसके नीचे मास रखना है 195 जूल्स, और मास जो आप लोग नीचे रखोगे दैट वुड बी इन केजी, और ऊपर आप लोगों को 100 ग्राम दिया हुआ तो केजी में किस तरह जाएगा यूँ। ठीक है, आप लोग निकाल रहे हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका जो आंसर है आप लोगों के पास वो है 1950000 जूल्स पर किलोग्राम। या आप लोगों के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस है, जो भी है सब्सटेंस था। बाकी अगर मुझसे छोटी मोटी गलती हो गई हो सिर्फ इस ग्राफ की वजह से, तो उसको आप लोगों ने निगलेक्ट करना है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, वाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। ड्यू ड्रॉप्स का आप लोगों को पता होगा शबनम के कतरे, वो अब यहाँ पे हमसे चाह रहे हैं कि हम लोग कोई फेस चेंज वाला फिनोमिना बताएं कि किस तरह ये बनते हैं, वरना आप लोगों से वो ये नहीं पूछ रहे कि रात के औकात में बनते हैं, वो जो आप लोग फिलोसफीज लिखते हो वो आपसे नहीं पूछा, आपसे इसके पीछे की साइंस पूछ रहे हैं कि कौन सी फेस चेंज यहाँ पे लगी है कि जो ड्यू ड्रॉप्स हैं ये स्प्रिंग की मॉर्निंग में आप लोगों के लीव्स और ग्रास के ऊपर बने। यहाँ पे होता है क्या है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। आप लोगों के पास स्प्रिंग की मॉर्निंग में ठंडी ठंडी जो आप लोगों का एनवायरनमेंट होता है दैट वो आप लोगों का क्या करता है कि आप लोगों के जो लीव्स हैं आप लोगों के ग्रास उनको ठंडा कर देते हैं। तो असल में ठंडी कब होती है कि आप लोगों की रात को होती है, ग्रास और लीव्स ये रात को ठंडे होते हैं क्योंकि रात को आप लोगों का एनवायरनमेंट ठंडा होता है। और फिर मॉर्निंग को क्या होता है कि जब गर्म हवा यानी उस सरफेस की निस्बतन गर्म हवा उसको आकर टच करती है तो वो एकदम कूल डाउन होती है, वो गैस होती है हवा ऑफ कोर्स, तो वो एकदम कूल डाउन होती है, कंडेंस होती है, वाटर बन जाती है, शब्दों के कतरे आप लोगों को लीव्स और ग्रास के ऊपर मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। तो जब वो इस तरह आप लोगों से इफेक्ट पूछते हैं तो अगर रिलेशन मौजूद हो तो मैं सिर्फ आप लोगों को रिलेशन देती हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं खुद बोलती हूँ लिखती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लोगों से पूछें कि सब्लिमेशन किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे सूटेबल होता है और डेपोजिशन किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे सूटेबल होता है। तो यहाँ क्या होता है, आप लोगों के पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाए पार्टिकल्स के पास कि वो इजीली आप लोगों के पास सीधा गैस में चले जाएं, वो लिक्विड की स्टेट से ना घुसें। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए सब्लिमेशन के लिए, क्योंकि ये आप लोगों का जो प्रोसेस है इसके अंदर आप लोगों की जो सॉलिड है उसने गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना है।
और अगर हम लोग डेपोजिशन की बात करें तो इसमें उसका उलट है, आप लोगों को लो टेम्परेचर चाहिए बिकॉज काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम करनी है। आप लोगों के पार्टिकल्स हैं उन्होंने बॉन्ड बनाने हैं ताकि वो सीधा सॉलिड में चले जाएं विदाउट पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों की सीधा गैस सॉलिड में जाती है। तो ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को पता है कि जब लो टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस सॉलिड में जाएगी, जब हाई टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और सॉलिड सीधा गैस में चला जाएगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है व्हाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज। तो जब भी आप लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप लोगों को पता होगा एक छोटा सा रेड सा सिलेंडर होता है जो ऐसी जगह में रखा गया होता है जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है, जैसे ही आग लगती है उसको जल्दी से खोला जाता है तो उसके अंदर जो गैस होती है ना आग को बुझाने वाली ऑक्सीजन वगैरह, वो ऑक्सीजन तो ज़्यादा कर देगी आग को। आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हेलो कार्बन वगैरह होते हैं, उनको छोड़ें तो ये अंदर बहुत प्रेशर के साथ बंद होते हैं। जैसे ही आप लोग इसको डिस्चार्ज करते हैं तो एकदम ये सारी गैस एक्सपैंड होती है और जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है एकदम बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से जो गैस है कॉन्डेंस होती है और इसके छोटे छोटे वेपर फॉर्म होते हैं, ये उसके हैंडल और सिलेंडर के ऊपर आ जाते हैं। गैस तो खैर सारी आपको बुझा देती है, लेकिन ये आप लोगों को बाद में उस सिलेंडर के ऊपर उस हैंडल के ऊपर आप लोगों को वेपर्स बने हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, आप लोग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है हाउ डज स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो स्वेटिंग किस तरह कूल डाउन करती है आप लोगों की बॉडी को। तो स्वेटिंग असल में एवेपोरेशन है। और इवेपोरेशन क्या है? द लॉस ऑफ हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी सरफेस। ठीक है, ये लिक्विड के अंदर होती है इवेपोरेशन। अच्छा, अब ये जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं सरफेस से चले जाते हैं। अब पीछे क्या होता है कि जब ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स चले गए यानी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स चले गए, तो जो पीछे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं ना, हर पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पीछे रह गए हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। और जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाता है और कूलिंग हो जाती है। तो ये आप लोगों का टोटल आंसर, नीचे मैंने रिलेशन भी लिख दिया बिकॉज ये रिलेशन बहुत अच्छे लगते हैं इन योर एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स इनिशियली एट टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, तो मैं एक्स की डिटेल्स लिखने लगी हूँ। सबसे पहले इसका जो इनिशियल टेम्परेचर आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर until it reaches a final temperature of 400 degrees centigrade. The metal has a melting point of 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने हमसे कह रहा है ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ इलुस्ट्रेटिंग द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स एट एज इट इज हीटेड। तो ये मैं आप लोगों के साथ ही करूँगी यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, इस तरह जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम है, इस तरह जा रहा है। उससे इतना ग्राफ आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, टाइम मैं मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज उन्होंने भी कोई टाइम नहीं दिया हमें, बट मैं यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन ज़रूर करूँगी बिकॉज उन्होंने हमें टेम्परेचर मेंशन करके दिया। तो यहाँ पे मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख रही हूँ, यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करने के लगे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इनिशियल था और फिर वो एक हीटर पे पुट कर दिया गया और वो कांस्टेंट रेट के साथ उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा मेरा स्केल और ये मैं स्केल रखूँगी इस तरह और उसमें ठीक जाऊँगी। नीचे टाइम नहीं है तो मैं जितना मर्जी इसको स्लोप दे सकती हूँ इस स्केल को। तो मैं एक परफेक्ट स्लोप दे दूँगी जो मुझे अच्छी लगे ऐसे। ठीक है, अब मैंने पूरा क्यों नहीं किया बिकॉज 250 पे इसने मेल्टिंग स्टार्ट हो जानी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, आई एम रियली सॉरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 250। तो आप लोगों के 250 पे मेल्टिंग स्टार्ट होनी है। मेल्टिंग के बाद लेटेंट हीट दी जाती है तो आप लोगों की जो वो होगी टेम्परेचर होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो ये यूँ बनेगा और आखिर में जाके इस जाना इसे कांस्टेंट हीट दी जा रही है। स्लोप अब आप उतनी बनाओगे इतनी आपने पहले बनाई थी।
तो 400 तक जाके अप्रॉक्सीमेटली हियर आप ये यूँ रख दोगे, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगी मेल्टिंग, ठीक है। और नीचे आपकी मर्जी, आप 1 2 3 4 कर भी सकते हो, बट मैं नहीं करूँगी बिकॉज उन्होंने भी कोई नहीं किया हुआ। तो होप आप लोगों को एक ग्राफ समझ आ गया है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग हुई है, एंड देन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फाइनल टेम्परेचर वहाँ तक ये चला गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो हमसे कह रहा है ना, एग्जामिन a different metal Y which has a higher latent heat of fusion compared to latent heat of fusion है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो Y है ना आप लोगों के पास, उसकी हायर latent heat of fusion है और उसके एक्स से ज़्यादा है। बोथ मेटल्स हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट कैपेसिटीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने जब Y का कोई डाटा नहीं था, मैं लिखने लगी थी कि डाटा हो तो मैं लिख दूँ। तो अब मैंने एक रेड लाइन बनानी है बिल्कुल उसी के ऊपर, ठीक है। मेरी रेड लाइन आ रही है, नज़र नहीं आ रही, बट लेटेंट हीट जो होगी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी। अब ये लाइन थोड़ी सी थी ना, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि लेटेंट हीट इससे ज़्यादा। ओह ये तो रेड लाइन है नहीं, मैंने ग्रीन लाइन पिक कर लिया, देयर वाज सम एरर, मेरी रेड लाइन नहीं आई थी। तो ये ग्रीन लाइन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी जाएगी बिकॉज लेटेंट हीट थोड़ी सी नहीं, जितनी भी ज़्यादा लंबी जानी चाहिए, क्योंकि लेटेंट हीट ज़्यादा जानी चाहे नहीं, जितनी लंबी होगी लेटेंट हीट के लिए। और फिर देन ये, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी उसी तरह की है, एंड जो इसका आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट है वो भी उतना है। तो ये एक्स और वाई हैं आपके पास, दोनों की मैंने बना दिया एक ही ग्राफ के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमसे कह रहा है कि हाउ डज द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा डेली लाइफ में, और सबका अंदाज़ा होता ही है कि जब हॉट डे होता है ना तो टायर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ा यानी हॉट डे है, तो फिर आप लोगों का प्रेशर भी बढ़ जाता है। किस तरह, जो आप लोगों की गर्मी है बाहर का, जो हॉट टेम्परेचर है, वो आप लोगों के जो पार्टिकल्स इनसाइड द टायर है ना गैस के, उनको उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, उनको स्पीड अप कर देता है, और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा ज़ोर से कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द टायर, जिसकी वजह से जो प्रेशर है इनसाइड द टायर वो बढ़ जाता है और ब्लास्ट होने के चांसेस आप लोगों के पास ज़्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों के पास आंसर है ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने साथ समझा दिया, वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो ये असल में बात की जा रही है इंजीनियर्स के ऊपर कि अगर इंजीनियर्स को थर्मल एक्सपेंशन की समझ आ जाती है तो वो किस तरह साइड वॉक्स हैं, साइड वॉक्स से मुराद वो आप लोगों के पास जो फुटपाथ्स होते हैं पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए, उनकी मुराद है साइड वॉक्स से। तो वो कहना है कि इनके दरम्यान में क्रैक्स ना आए, ये किस तरह क्रैक्स किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन को समझ के। तो जब आप लोगों के पास हॉट वेदर होता है ना, तो जो आप लोगों के सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर के पार्टिकल्स एक्सपैंड करते हैं, और एज अ रिजल्ट द होल सॉलिड एक्सपैंड करता है। तो ये जो साइड वॉक्स होंगे एक्सपैंड करेंगे। और अगर आप लोगों को एक्सपेंशन, मैंने आप लोगों को बहुत बार आप लोगों के सेपरेट उसके अंदर पढ़ाया है, सेपरेट ऐसा लो उसके अंदर, कि अगर आगे पीछे से आप लोग इसको ब्लॉक कर दें इस वाले सॉलिड को, और ये वाला सॉलिड है कि ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और इसे एक्सपैंड ना करने दिया जाए, तो ये क्या करता है, एक्सपैंड करने के लिए बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेंड होकर इसकी एक्सपेंशन तो हो ही जाती है ना। ये अगर एक सीधी लकड़ी पड़ी है और एक बेंडेड लकड़ी पड़ी है तो कौन सी ज़्यादा लंबी होती है? बेंडेड ना। तो ये जो बेंड हो जाता है और ये बेंड होकर क्रैक हो जाएगा। तो साइड वॉक्स को क्रैक्स होने से बचाना है, यानी उसकी एक्सपेंशन को ब्लॉक नहीं करना, उसके एक्सपैंड होने देना हॉट डे पे। फिर कोल्ड डे पे वो खुद ब खुद वापस भी तो आ जाएगा ना। अगर आपने उसके एक्सपेंशन को ब्लॉक किया तो वो फिर आप लोगों के पास कर्व हो जाएगा। तो यही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है थर्मल एक्सपेंशन, कि आप जो साइड वॉक्स हैं उनकी एक्सपेंशन को ब्लॉक नहीं करते हो, उनके दरम्यान में थोड़ी सी गैप्स छोड़ते हो, ताकि जब वो एक्सपैंड होना हॉट डे तो वो आप लोगों के पास इतनी उनके पास जगह हो कि वो बेंड ना करें, वो आगे की तरफ जाएं। देखिए वो पहले देखती हैं कि हमारे पास क्या आगे जगह है, अगर उनके पास आगे जगह तो आगे जाती हैं, अगर तो आगे से ब्लॉक और फिर वो बेंड कर जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं। तो आप लोग किससे रोकते हो इसको? आप लोग एक्सपेंशन को होने से नहीं रोकते, आप लोग उसे ब्लॉक नहीं करते, रास्ता देते हो, तो फिर आप लोगों के क्रैक्स होने से बच जाते हैं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है इमेजिन यू आर स्टक इन द स्नो विद योर कार, विच वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडरनीथ, अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और हाई पावर्ड हीट लैम्प। सवाल को देख के क्या आंसर लगता है? देख के आंसर ये लगता है कि लैम्प, हाई पावर्ड हीट लैम्प तो बड़ा काम करेगी, लेकिन आप लोगों को सरप्राइजिंगली बताऊं कि इन दोनों में से ज़्यादा जो अहम है, ज़्यादा काम करेगी, दैट वुड बी अ पॉट ऑफ हॉट वाटर।
क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और जैसे ये टच करेगी उस स्नो को तो ये अपनी हीट फ़ौरन उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगी और उसको मेल्ट कर देगा स्नो को। अगर आप लोग बात करो उस लैम्प की, तो आप लोग देख रहे हो कि जो आप लोगों के पास आप लोगों की लैंप है वो रेडिएशन यूज़ कर रही है, और जो वाटर है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हीट कंडक्शन यूज़ कर रहा है। तो आप लोगों के पास हॉट वाटर मोर इफेक्टिव है। होप्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से कह रहा है, हाउ डज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीफ हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। अगर आप लोगों को याद हो, 9th की बायो के अंदर हम लोग ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ के आए थे कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो इवेपोरेशन है ना, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन हो रही है, और जब ये इवेपोरेशन होती है तो ये पीछे से एक ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करती है जो रूट्स के अंदर से जो पानी है उसको लीफ तक लेके आती है, और इस तरह सारे प्लांट्स का पानी गुजरता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और यूँ न्यूट्रिएंट्स सारे प्लांट के अंदर रेगुलेट हो जाते हैं। ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया। अब चाहे आप लोगों को इसकी सारी डिटेल पता है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बायो नहीं लिखते। अगर आप लोग कहीं केमिस्ट्री के अंदर बायो का सवाल आ जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने बस इतनी बायो लिखनी है जितनी केमिस्ट्री के टीचर को आती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बायो की बातें करोगे ना तो दैट वुड बी अनइफेक्टिव। इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी बस जस्ट आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट का आंसर करना है। अब ट्रांसपायरेशन की डिटेल के अंदर, इस सवाल के अंदर नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, वाई डज एडिंग आइस टू अ ड्रिंक cool it down more effectively than adding cold water। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अब ये समझने के लिए समझना है कि जब आप लोग पानी के अंदर ठंडा पानी डालो या आप लोग पानी के अंदर आइस डालो तो असल में हो क्या रहा होता है कि वो आप लोगों का जो असल वाला पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। तो होता ये है कि जो ठंडी आइस है या जो ठंडा पानी है ये उस पानी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर यूज़ करता है, तो फिर अपनी ठंड उसको ट्रांसफ़र करता है, एंड देन वो नॉर्मल होते हैं दोनों। जो ज़्यादा गर्म होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, जो ठंडा होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अब अगर हम लोग आइस की बात करें तो आइस के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है, अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टोर्ड नहीं हम लोग कहेंगे, इसे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इसने पहले अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूरी करनी है, दैट इज़ 334 जूल्स पर ग्राम, और फिर इसने गर्म होना शुरू करना है। यानी अभी गर्म होने से पहले ही उसने अपने 1 ग्राम को पिघलाने के लिए, 1 ग्राम को कम करने के लिए, सॉरी 1 सेंटीग्रेड को कम करने के लिए उसे 334 जूल्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि आइस इसी वजह से आप लोगों के पास ज़्यादा जल्दी उस पानी को, गर्म पानी को ठंडा करेगी, क्योंकि उसे पहले ख़ुद पिघलने के लिए भी हीट चाहिए। तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, पहले वो ख़ुद पिघलेगी उसके बाद गर्म होना शुरू होगी। तो जो जितनी वो हीट पिघलने के लिए ले लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट उस पानी के अंदर से निकल जाती है, और पहले वो ख़ुद पिघलती है, अभी वो ठंडी है, अभी तो वो पिघली है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अभी भी वो ठंडी है, अब वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। इसी वजह से जो आप लोग आइस से पानी ठंडा करते हो वो ज़्यादा ठंडा होता है और जल्दी ठंडा होता है, और आप लोग अगर कोल्ड वाटर से पानी ठंडा करने की कोशिश करो तो वो जो होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। ये आप लोगों के पास आंसर है ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लें, ये वही है जो मैंने अभी समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप लोगों से कह रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू अकर। अब देखें यहाँ पे एक नहीं कई फैक्टर्स हैं सुपर कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने में रुकावट बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये है कि आप लोग जो एक बार अगर आप लोग ठंडा कर देते अपने सिस्टम को, तो इर्द गिर्द से हीट को अंदर आने के लिए जो इंसुलेशन चाहिए वो बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए, क्योंकि आपको परफेक्टली उसे पैक करना पड़ेगा कि इर्द गिर्द से हीट अंदर एंटर ना हो। ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ठंडा करने के लिए ना आप लोगों को या तो लिक्विड हीलियम चाहिए होता है या फिर लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है।
जो अराउंड 4.2 केल्विन या 77 केल्विन तक इसको गर्म कर दीजिएगा। तो आप लोग इसे लिक्विड, मैं यहाँ पे तो लिखूँगी कॉस्ट एंड सप्लाई इशूज़, ठीक है, यूँ मैं लिखूँगी इसे। बट आगे मैं ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कौन सी चीज़ कितना आप लोगों को ठंड प्रोवाइड करती है। जो लिक्विड हीलियम है ना आप लोगों के पास, वो 4 केल्विन तक ले जाती है एंड वेरी 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 एक्सपेंसिव है। और जो आप लोगों के पास लिक्विड नाइट्रोजन है ना, वो 77 केल्विन तक ले जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सुपर कंडक्टिविटी कभी अकर नहीं होती है। आप लोगों के पास सुपर कंडक्टर्स नहीं है इन योर कंट्री, आप लोगों के पास सुपर कंडक्टर्स हैं, बट हर जगह ये बनाना पॉसिबल नहीं होता। जिस जगह पे ज़रूरत है, इस तरह मेडिकल्स में कई जगहों पे होते हैं आप लोगों के पास, कभी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने वहाँ पे बन जाते हैं, बट बनाना आसान नहीं है। इसके लिए कॉस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए। सिर्फ उसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बनाना एक्सट्रीमली ज़रूरी है। और फिर ये थर्मल इंसुलेशन भी इसकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद एक और आप लोगों के पास रिस्क आता है कि अगर तो ये कहीं से क्वेंच हो गया, यानी अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी जगह से आप लोगों का सिस्टम क्रैक हो गया और उसके अंदर आप लोगों के पास हीट एंटर हो गई, इंसुलेशन वाली बात दोबारा आती है, तो वो जो है आप लोगों के अंदर वाला जो टेम्परेचर है वो एकदम लॉस होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों के पास एनर्जी बनेगी जो आप लोगों को पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से आप लोगों के पास जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कर नहीं सकते। देखिए मैंने 3 फैक्टर्स दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इतने आप लोगों को देने पड़ेंगे। लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो अगर हम लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो हमसे कहना है कि डिफाइन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, पहले हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है एंड देन हम लोगों ने बताना है कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के दरम्यान में क्या फ़र्क है। तो लेटेंट हीट को भी हम लोग डिफरेंशिएशन के दरम्यान में ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले टेबल बनाती हूँ, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास टेबल। जो सबसे पहला हमारे पास फीचर होता है दैट इज़ डेफिनेशन। तो लेटेंट हीट वो टोटल हीट है जो चाहिए आप लोगों को किसी स्टेट को चेंज करने के लिए एक गिवन मास, यानी आप लोगों के पास कोई सब्सटेंस है, उसकी गिवन मास है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर चेंज के बगैर जो आप लोगों को हीट चाहिए दैट इज़ लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन सी हीट है, जो आप लोगों को हीट प्रोवाइड करनी है टू चेंज 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, दूसरा फीचर मैं रखूँगी दैट वुड बी माई फार्मूला। और फार्मूला के अंदर इसका जो आप लोगों के पास फार्मूला होता है दैट इज़ Q इज इक्वल टू ml, यानी एक जनरल फार्मूला लेटेंट हीट का। और ये लेटेंट हीट की एक टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका जो आप लोगों के पास फार्मूला होगा वो आप लोग डिराइव करेंगे, ये इसी को आप लोगों ने स्पेसिफिक किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इसी को आप लोगों ने स्पेसिफिक किया है, लेटेंट हीट को एक तरफ लेके आएंगे तो सिर्फ लेटेंट हीट का अगर मैंने फार्मूला देना तो दैट वुड बी दिस थिंग। जनरल को बस स्पेसिफिक करना है, ये आप लोगों के पास फ़र्क है। ऐसा यूनिट की तरफ चलते हैं। अगला मैंने जो अपना फीचर रखा है दैट इज ऐसा यूनिट। तो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट विद जोल्स एंड इसका जोल्स पर केजी। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि डिपेंडेंस किसके ऊपर है इनकी, ये मास पे डिपेंड करता है और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ये हो सो होप सो आप लोगों का वाला पॉइंट समझ में आया होगा, बिकॉज ये पॉइंट मैंने इतना नीट करके लिखा नहीं है, बट फिर भी ये एक पॉइंट था डिपेंडेंस का कि आप उसकी मास पे डिपेंड करता है कि गिवन मास कितनी है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द टोटल मास। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, पहली बार सुन रहे हैं ना आप लोग इन दोनों में फ़र्क। तो ये मैं बताऊँ ये फ़र्क किस तरह का है, ये बस Q और LF यही वाला फ़र्क है सेम सेम, कि ये आप लोगों के पास लेटेंट हीट है और ये आप लोगों के पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी यहाँ पे इस वाली लेटेंट हीट की बात की जा रही है और इधर इस वाली की। तो उसी तरह जब वेपराइजेशन की आप लोग बात करोगे तो एक में इसकी बात हो रही होगी एक में, यानी बहुत मिनिमल सा फ़र्क लगता है बट फ़र्क है, और ये फ़र्क पूछा जाता है पेपर में बिकॉज स्टूडेंट्स को इसके ऊपर लिखने के लिए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो इसके अंदर भी जो हमारा सबसे पहला फीचर होगा दैट वुड बी हमारा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर देखें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी ना वो आप लोगों के मास पे डिपेंड नहीं, मास डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर आप लोगों के पास मास फिक्स नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट है इसके अंदर आप लोगों के पास मास फिक्स है 1 kg और ये आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये है द टोटल एनर्जी
needed to convert the given quantity of liquid into gas at its boiling point. ये हो गई आप लोगों के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन। उसके बाद है स्पेसिफिक लेटेंट हीट की डेफिनेशन। तो ये वो अमाउंट है थर्मल एनर्जी की जो आप लोगों ने देनी है 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे गैस पे कन्वर्ट करने के लिए। अगला जो हम लोग अपना फीचर बनाएंगे दैट वुड बी हमारी डिपेंडेंस, क्योंकि डिपेंडेंस पिछले एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा अहम थी और मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये जो टॉपिक है ये इसके अंदर फ़र्क बहुत कम है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो इसमें मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ये दूसरा है ये आप लोगों की प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला फीचर होगा दैट वुड बी हमारा फॉर्मूला और हमारा यूनिट। तो अगला फीचर हमारे पास होने जा रहा है हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला बिल्कुल पिछले की तरह यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, बस जनरल टू स्पेसिफिक है, और इसके अंदर तो जनरल टू स्पेसिफिक भी नहीं है। बस इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को तरफ लेके आना है, वो भी लाइक दिस, बस इतना सा फर्क है। और जो इसका यूनिट होगा वो पिछले की तरह इसका जॉल्स में होगा, इसका जॉल्स पर किलोग्राम में, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। बट मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज इवेपोरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स इवेपोरेशन डिपेंड। तो इवेपोरेशन सबसे पहले क्या है, द एस्केप ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस एट एनी टेम्परेचर। इसके बाद जो मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन दूंगी वो मैं आप लोगों को फिजिक्स के अंदर भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। मैंने खुद एक टेबल तश्कील दिया था जो टेबल हर कुछ कवर करता है, तो वो वाले ही मैं टेबल यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ये है वो आप लोगों के पास टेबल जो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों के दरमियान में फ़र्क करता है। तो दोनों हैं यही फिनोमेना कि लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना है, बट इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना और बॉइलिंग थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड होता है। एनर्जी ट्रांसफर भी यहाँ पे लिखी हुई है, एनर्जी सोर्स भी लिखी हुई है। रेट जो है इवेपोरेशन स्लो होता है, हर टेम्परेचर पे होता है, और जो बॉइलिंग है वो तेज़ होती है और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है, और इवेपोरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं। अच्छा, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि इवेपोरेशन का मैंने बता दिया, डिफ्रेंशिएट करना था, और फिर उन लोगों ने बताना कि इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहीं पे मैं नीचे इसके बताऊंगी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला जो है वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आप लोगों के पास सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। जब भी आप लोग फैक्टर्स देते हो ना, साथ ही रिलेशन देते हो और फिर उसको डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने पार्टिकल्स तेज़ होंगे, उतने एनर्जेटिक होंगे, जितने एनर्जेटिक होंगे उतने ईजीली वो लीव करेंगे। तीसरा आप लोगों के पास विंड का, जितनी ज़्यादा आप लोगों के पास विंड होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, बिकॉज उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम होगी। चौथा यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं अपने पास ह्यूमिडिटी का, फिर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी, बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर पार्टिकल्स की वो सराउंडिंग में ज़्यादा होगी, इस वजह से डिफ्यूजन ऑफ वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही चार हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके। ये वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट आर लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, डिस्कस क्वालिटेटिवली द फैक्टर्स अपॉन विच दीज थर्मल एक्सपेंशंस डिपेंड। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो इन दोनों को हम लोग डिफाइन करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है वो असल में आप लोगों के पास होती है इन योर 1D ऑब्जेक्ट्स, और 1D ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते इस वर्ल्ड में। तो 1D ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी एक साइड उसकी बाकी दोनों साइड से, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर आप लोगों के पास बस 3D ऑब्जेक्ट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो विड्थ और हाइट से अगर लेंथ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है, लाइक इन द केस ऑफ अ रेल ट्रैक, उसके अंदर आप लोगों के पास एक पतली सी रोड है, लेकिन वो बहुत पतली, कहने का मेरा मतलब है कि उसकी विड्थ और हाइट बहुत छोटी है, बट उसकी लेंथ आप लोग देखो कितने कितने माइल्स तक फैली होती है। तो लेंथ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एक्सपेंशन होती है, हाइट की तरफ भी होती है, विड्थ की तरफ भी होती है, और लेंथ की तरफ भी होती है, बट लेंथ के अंदर सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, यानी लेंथ सबसे ज़्यादा विजिबली एक्सपैंड करती है इन द ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक आप लोगों की जो लेंथ है
वो बाकी दोनों साइड से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है। और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इस तरह के सॉलिड्स में होती है इनकी तीनों साइड्स एक दूसरे के मुकाबले की हैं, और जब एक्सपेंशन होती है तो किसी एक साइड में ज़्यादा विजिबल नहीं होती, वो तीनों साइड्स में होती है। ये आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन, आप लोगों के पास थर्मल एक्सपेंशन जो लीनियर होती है उसकी इक्वेशन है। ये आप लोगों के पास इनिशियल लेंथ है, ये आप लोगों के पास चेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये आप लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन फॉर्मूला लिखते हैं। इधर फैक्टर्स कौन से हैं जो आप लोगों के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर होता है ना, वो आप लोगों के पास होती है योर इनिशियल लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर इनिशियल लेंथ आप लोगों की कम होती है तो एक्सपेंशन भी कम होती है, और अगर आप लोगों की इनिशियल लेंथ ज़्यादा होती है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज ये रियल बात नहीं है, फ़र्ज़ करें हम कि एक्सपेंशन होती है 20% ऑफ योर इनिशियल लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है आप लोगों की जो एक्सपेंशन है। अब आप लोग फर्ज करो कि जो आप लोगों की लेंथ थी दैट वाज 20 मीटर्स, ठीक है, 20 मीटर नहीं करते हम लोग, 20 लेट मी से 100 सेंटीमीटर थी आप लोगों की लेंथ एक के लिए, यानी एक मैं मटेरियल ले रही हूँ, मैं दो को कंपेयर करने लगी हूँ। तो इधर जो आप लोगों के पास एक्सपेंशन होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, यानी 100 सेंटीमीटर की रॉड में मज़ीद एक्सपेंशन 20 सेंटीमीटर की होगी, काफ़ी विजिबल होगी। उसके बाद आप लोग एक ले रहे हो 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर रोड है तो यहाँ पे 20 मीटर एक्सपेंशन होगी, वरना इतनी ज़्यादा कभी नहीं होती 20% ऑफ द मटेरियल। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, वरना आप लोगों की कहीं 2-3% ही होती होगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो 100 मीटर की जो रॉड थी उसके अंदर 20 मीटर एक्सपेंशन हुई, जो 100 सेंटीमीटर की एक रॉड थी उसके अंदर 20 सेंटीमीटर हुई। तो आई वाज जस्ट शोइंग कि किस तरह इनिशियल एंड डिपेंड मैटर करती है ऑन योर फाइनल एक्सपेंशन। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे और उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास फाइनल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। उसके बाद जो तीसरा और लास्ट में फैक्टर आज पढ़ाने लगी हूँ दैट इज़ नेचर ऑफ द मटीरियल इटसेल्फ, कि आप लोगों का जो मटीरियल है वो किस नेचर का है। तो आप लोग आगे लिख सकते हो ये अल्फा नेचर का या फिर बीटा नेचर का। जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के, यानी इनके अंदर बॉन्ड्स कितने वीक और स्ट्रॉन्ग है। अगर तो बॉन्ड ज़्यादा वीक हो ना तो फिर एक्सपेंशन ज़्यादा इजीली होगी और ज़्यादा खुल्लम खुल्ला होगी, यानी एक्सपेंशन फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ज़्यादा ओवरकम नहीं करेगी और इजीली हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। जिस मटेरियल के वीक बॉन्ड्स वीक होंगे और इसी तरह जिस मटेरियल के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उनके अंदर एक्सपेंशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से कह रहा है कि यूजेस बताने हैं आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन के। तो होप्स हो कि जब मैंने आप लोगों को गणित पढ़ाई थी, गणित की एक्सरसाइज, तो जो आप लोगों ने यूजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान में फ़र्क पड़ा था वो आप लोगों को अभी तक याद होगा कि यूजेस जो आप लोग खुद उस चीज़ को यूज़ करते हो, एंड कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को प्रॉब्लम आई है एक्सपेंशन के मुताबिक, एक्सपेंशन से रिलेटेड, तो आप लोग उसको ठीक करते हो। इस तरह आप लोग जो रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में गैप्स छोड़ते हो, ब्रिजेस के दरमियान में गैप्स छोड़ते हो, दैट आर कॉन्सिक्वेंसेस, वो यूजेस नहीं है। यूजेस के अंदर आप लोगों के पास आ जाती है बायोमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है, मैं सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट अगेन। बायोमेटालिक जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर उसकी मैं बस एक डायग्राम बनाऊंगी, लाइक मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बट यस थोड़ा थोड़ा ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। उसके बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर क्या होता है कि यू हैव 2 मेटल्स, एक मेटल होता है ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला, एक मेटल होता है कम एक्सपैंड करने वाला। फर्स्ट का जो मैंने नीचे वाला मेटल बनाया ना ऑरेंज कलर का, होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो वो ना ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है। मैंने यहाँ नीचे से हीट प्रोवाइड की है। अब ये दोनों चूंकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाउंड है तो ये आप लोग फर्स्ट करो आगे पीछे से बंद नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं बिल्कुल उसी टाइम बिहेव करते हैं, इस तरह आगे पीछे से बंद है। तो अब क्या होना है कि इसने ज़्यादा एक्सपैंड करना नीचे वाले ने, ऊपर वाले ने कम, हीट तो दोनों को मिली है। तो अब ये नहीं हो सकता कि ये आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए, तो ये दोनों बाउंड है। तो क्या होता है कि ये इस तरह कुछ करके ना कर्व हो जाती है आप लोगों की चीज़। मैं बनाती हूँ क्या, इसके बाद क्या होगा, हीट देने के बाद ये इस तरह करके ना कर्व हो जाएगा आप लोगों के पास नीचे वाला मेटल, और ये है आप लोगों के पास ऊपर वाला मेटल। तो ये इस तरह आप लोगों के पास जाके कर्व हो गया, दोनों मेटल ही कर्व हो गए। अब कर्व होने से क्या हुआ है, इसकी एक्सपेंशन हुई है। बिकॉज अगर आप लोगों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक सीधी स्टिक हो एक टेढ़ी स्टिक हो तो कौन सी ज़्यादा लंबी है, टेढ़ी वाली, बिकॉज उतनी लेंथ की, यानी उतनी लेंथ की नज़र आ रही है बट ये आप लोगों के पास टेढ़ी है, तो कौन सी ज़्यादा लंबी है, टेढ़ी वाली, सीधी वाली नहीं है ज़्यादा लंबी। क्यों, क्योंकि आप लोग अगर टेढ़ी वाली को देखो ना तो ये आप लोगों के पास एक सर्कल बना दिया, जितने ज़्यादा डायामीटर का आप लोगों के पास बड़ा सर्कल होगा
उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास ये जो स्टिक है बड़ी होगी। यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर छोटा वाला आप लोग सर्कल देखो तो इसका डायमीटर छोटा होगा, आप सर्कल को आप लोग इग्नोर करो, और बड़े वाले का डायमीटर बड़ा होगा। ये इस बात का प्रूव है कि नीचे वाला ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, ऊपर वाला कम एक्सपैंड हुआ है। अब ऊपर आप लोग फर्स्ट करो एक बटन लगा हुआ है, ये जब एक्सपैंड होता है ना, पहले सीधा था, ये एक्सपैंड हुआ, टेढ़ा हुआ, इसने आकर वो बटन दबा दिया, सर्किट कंप्लीट हुआ, लाइट जल गई, इस तरह कुछ होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो मोस्टली आप लोग अपने घरों में देखते हो वो आप लोगों के पास स्त्रियों के अंदर होता है कि जब एक ख़ास टेम्परेचर पे आप लोगों की स्त्री पहुंच जाती है तो वहाँ एकदम एक लाइट जो होती है वो पहले जल रही होती है स्त्री की, बंद हो जाती है। वो बंद होने का क्या मतलब है कि इतना टेम्परेचर उसको अब मिल गया हुआ है, वो बटन से या तो सर्किट का लॉस हो जाता है, और पहले का बटन दबा होता है, यानी ये बिल्कुल सीधी होती है, यहाँ नीचे का पहले का बटन दबा होता है, वही हीटअप होता है तो ये उठ जाता है तो बटन बंद हो जाता है। इस तरह का आप लोगों के पास फिनोमिना होता है वहाँ, और वो आप लोगों को इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर जो आप लोगों का नंबर जब आप लोगों ने रखा हुआ 1 रखा हुआ 2 रखा हुआ 3 रखा हुआ 4 रखा हुआ 5 रखा हुआ 6 रखा हुआ ऑन योर इस्त्री, ऑन योर आयरन, तो वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर को पहुंच गया। आप लोगों को एक इंडिकेशन होती है जब आप लोगों की लाइट बुझती है या कुछ स्त्रियों में लाइट ऑन भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास पहला हमारे पास यूज़ था ऑफ योर थर्मल एक्सपेंशन इन योर डेली लाइफ। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो, एक और जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइवेटिंग मेटल प्लेट्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये मैंने शायद पहले कभी नहीं समझा। इसके अंदर आप लोगों के पास 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, इन दोनों को आप लोगों ने जोड़ना है, तो इसके दरमियान में एक होल कर दिया जाता है। होल तो खैर पहले का ही होता, तो और मेक इट लाइक दिस, ये आप लोगों के पास एक होल था। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया कि इस होल के परफेक्टली साइज़ का आप लोगों ने एक नट बोल्ट लिया, और उस नट बोल्ट को इसके अंदर गर्म करके, ये दोनों मेटल प्लेट्स आप लोगों की गर्म थी। ठीक है, नहीं, आप लोगों के पास ये नट बोल्ट गर्म था, तो इस गरम गरम नट बोल्ट के ही साथ ये होल किया जाता है, यानी ये दोनों प्लेट्स के ऊपर गरम गरम नट बोल्ट रखा जाता है, एक होल हो जाता है, और ये गरम गरम नट बोल्ट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इन प्लेट्स के अंदर, तो जब ये ठंडा होता है आप लोगों के पास नट बोल्ट, तो एकदम ये स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है और इन दोनों प्लेट्स को बहुत स्ट्रांगली आपस में पकड़ लेते हैं। ये आप लोगों के पास था अपना दूसरा यूज़ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आप लोग जो अगला लोगे दैट इज़ योर थर्मोमीटर, और ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी क्योंकि मरकरी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करना हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह आप लोगों को टेम्परेचर मिलने पे वो एक्सपैंड करती है, किस तरह टेम्परेचर कम होने पे वो रिलैक्स करती है, तो ये दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आप लोगों का कि फिटिंग मेटल टायर्स ऑन वुडन टायर्स, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार दोबारा कर देते हैं कि आप लोगों के पास वुडन टायर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और उनके अंदर डिफरेंट आप लोगों के पास ना वुड के पीसेस एक टायर बना रहे होते हैं, छोटे छोटे वुड के पीसेस एक मिलके एक टायर बना रहे होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो इन सारे पीसेस को जोड़ने के लिए, अगर तो आप लोगों ने इनके दरमियान में नट बोल्ट्स लगाए इन पीसेस के दरमियान में उनको जोड़ने के लिए, तो आप लोगों की जो घोड़ा गाड़ी है या जो भी आप लोगों के पास गाड़ी थी पुराने ज़माने में, तो इसी तरह वुडन के टायर्स होते थे, तो जो भी आप लोगों के पास गाड़ी है वो रफ चलेगी। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों के पास नट बोल्ट्स हैं वो उभरे रहेंगे बाहर, और जब वो रोड के ऊपर चलेंगे तो ऊपर नीचे गाड़ी होती रहेगी, तो दैट आर नॉट इफेक्टिव। तो आप लोग फिर क्या करते हो, आप लोग ये करते थे कि आप लोग एक मेटल टायर लेते थे, ठीक है, परफेक्टली इसी साइज़ का, जिस साइज़ का आप लोगों के पास वुडन टायर, एंड देन आप लोग उसको हीट अप करते थे, वो एक्सपैंड करता था, आप लोग इसके ऊपर रखते थे, एंड देन वो कूल डाउन करता था और टाइटली इसके ऊपर पैक हो जाता था। उससे पहले जब आप लोगों ने काम नहीं किया फिटिंग मेटल टायर, यानी आप लोगों ने मेटल टायर को गर्म करके नहीं लगाया, परफेक्टली इसी साइज़ का लेके नहीं लगाया था, आप लोग थोड़ा सा बड़ा लेते थे, आप लोग इसके ऊपर फिक्स करने की कोशिश करते थे, तो टेम्परेरीली फिक्स होता था, जो गाड़ी चलना शुरू होती थी वो उतर जाता था। तो फिर ये इन्होंने तरीका देखा कि आप लोग इसी साइज़ का, एग्जैक्ट इसी साइज़ का लो, इससे भी थोड़ा छोटा लो, ठीक है, और देन आप लोग उसे हीटअप करो, वो एक्सपैंड करेगा, उसको इसके इर्द गिर्द रखो, देन वो कूल डाउन करेगा तो इसके इर्द गिर्द टाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों के पास है इसके यूजेस और थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से कह रही है कि डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स इन टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट अलाउज द बायोमेटालिक स्ट्रिप टू फंक्शन, एंड illustrate how the differing expansion rate of two metals are utilized in practical। तो मैंने अभी अभी ये बहुत ज़्यादा डिटेल समझा, दोबारा किस तरह समझाऊँ, वरना मैंने अभी भी देखा है क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, मैं इसके बाद करती हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 7 बताओ मैं किस तरह समझाऊंगी इस तरह। अब मैं समझाने लगी जैसे आप लोगों को आंसर देने लगी हूँ। थर्मोस्टेट्स आप लोगों के पास बिल्कुल एक इस्त्री की तरह का एक आप लोग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है सर्किट तोड़ता है, बंद करता है, तो बल्ब जलता है बुझता है, तो आप लोगों को इंडिकेशन मिल जाती है। इसी तरह बायोमेटालिक स्ट्रिप पर 7 डायग्राम जो मैंने बनाई थी वो आप लोगों ने ज़रूर बना देनी है, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड अभी नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इन डिटेल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में होती है
ऑफ कोर्स हर मैटर में होती है, इसके पार्टिकल्स एक्सपैंड करते हैं और सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होता है, उनके अंदर थोड़ी सी कम होती है। और लिक्विड के अंदर हमने दो और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अपैरेंट एक्सपेंशन के और रियल एक्सपेंशन के। तो अब जो लिक्विड्स हैं इनकी फिक्स शेप नहीं होती कि आप लोग इनको विदाउट अ कंटेनर गर्म कर सको। तो आप लोग इनको एक कंटेनर के अंदर रखते हो, गर्म करते हो, तो जो कंटेनर होता है बिकॉज वो सॉलिड है वो भी एक्सपैंड करेगा। तो अब ये कंटेनर एक्सपैंड करता है तो लिक्विड का लेवल नीचे आता है, एंड देन लिक्विड एक्सपैंड करता है वो ऊपर जाता है। तो जो एग्जैक्ट लिक्विड का लेवल एक्सपेंशन हुई थी वो आप लोगों को पता नहीं चलती, बिकॉज पहले वो नीचे भी आया था सॉलिड के एक्सपैंड होने की वजह से, अपने एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नहीं, फिर वो खुद एक्सपैंड हुआ था। तो आप लोगों को सही लेवल पता नहीं चलता। तो इसी सॉलिड और लिक्विड दोनों के एक साथ एक्सपेंशन की वजह से आप लोगों के पास दो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, एक रियल एक्सपेंशन का, जो एक्सपेंशन असल में हुई है उसे हम लोग रियल एक्सपेंशन कहते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, और एक अपैरेंट एक्सपेंशन, यानी जो एक्सपेंशन आपको नज़र आई है। आपको कौन सी नज़र आएगी कि आप लोग एक लिक्विड का लेवल नोट करोगे इन अ कंटेनर, ठीक है, ए लेवल, फिर ये कंटेनर एक्सपैंड करेगा, लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो हो सकता है उसे यहाँ तक जाना हो, अगर ये कंटेनर एक्सपैंड ना करता बट वो यहाँ तक आया, तो ये आप लोगों के पास अपेरेंट होगी, जो आप लोगों को नज़र आई है, जो आप लोगों ने फाइनल मार्क किया ना, वो आप लोगों की अपेरेंट होती है, आप लोगों का अपेरेंट नज़र आई है। अच्छा, अब आप लोगों को अपेरेंट का पता चल गया है, तो अपेरेंट क्या है और रियल क्या है। तो अब फ़र्ज़ करो कि आप लोगों को पता चल जाता है कि एक कंटेनर की अपेरेंट कौन सी है, तो इससे आप लोग रियल वाली किस्सा निकालो, ये सवाल आता है, क्योंकि रियल आप लोग कभी भी खुद पता नहीं कर सकते, बिकॉज कंटेनर तो एक्सपैंड करना है। तो आप फॉर्मूले के थ्रू किस्सा निकालो। आप लोग अपेरेंट के अंदर एक्सपेंशन और सॉलिड को ऐड करो, तो इस तरह आप लोग निकालते हो अपनी रियल एक्सपेंशन थ्रू योर फॉर्मूला। और यहाँ पे फिर आप लोग अब करोगे अपने पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, असल में आप लोग इसे कहते हो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ए प्लस डेल्टा वी जी। तो आप लोगों को याद होगा मैंने पहले कहीं गामा भी आप लोगों को इसकी जगह लिखवा, तो गामा असल में क्या होता है वो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है ऑफ लिक्विड एक्सपेंशन, ठीक है। इसका तो ये आप लोगों के पास कॉफिशिएंट है गामा इसका, और आप लोग लिक्विड एक्सपेंशंस के लिए इसको यूं भी लिख सकते हो, गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। तो अगर आप लोग कॉफिशिएंट्स यूज़ करना चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो। ये जो वी है ये वॉल्यूम है और ये गामा वॉल्यूम का कॉफिशिएंट है। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमसे कह रहा है कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन द फिनोमिनन इन डिटेल, व्हाट इज देयर स्कोप इन फ्यूचर वर्ल्ड। तो आपके पास फिनोमिना क्या है और डेफिनेशन क्या है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो एक स्टेट ऑफ मैटर की इस तरह का टाइम है कि जहाँ पे ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है आप लोगों के पास, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर नीचे आ जाता है, ठीक है। और अराउंड 4 केल्विन तक ये मेंटेन हो जाती है और वाइब्रेशन बिल्कुल मिनिमल हो जाती है। देखें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, बिकॉज जैसे वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई तो वो आप लोगों के पास एटम ही जब मूव नहीं कर रहा तो दैट इज़ नॉट अ मैटर, ठीक है। बट 4 किलो केल्विन तक किलो केल्विन में ऐसे बोल रही हूँ, 4 केल्विन तक ये चला जाता है, एंड 4 केल्विन तक आप लोगों के पास सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन हो जाती है। तो ये आप लोगों के पास डेफिनेशन हो गई है आप लोगों की सुपर कंडक्टिविटी की, ठीक है। और आप लोग इसी को डेफिनेशन ऑफ फिनोमिना कहोगे। अब इसकी जो की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि आप लोगों के पास जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी, और उसके बाद जो एक और आप लोगों ने करना है उसे हम लोग कहते हैं मेजनर इफेक्ट, कि इसके अंदर आप लोगों के पास जो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इंटरनल वो एक्सपेल हो जाती हैं। अब आखिर में हमारी बात आती है कि इसका फ्यूचर स्कोप आप लोगों के पास क्या है और इसके आप लोगों के पास जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बात करनी है अपनी मैगलेव ट्रेन की, क्योंकि मैगलेव ट्रेन के अंदर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको यूज़ करते हो, और मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो आप लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस रखते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ। उसके बाद आप लोग MRI जो आप लोगों के पास मशीन होती है यहाँ वहाँ पे भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ होते हैं ताकि इफेक्टिवली वो सारा काम कर सकें, एनर्जी का मिनिमल लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक मेडिकल से एग्जांपल हो गई, और एक और आप लोग जो एग्जांपल हो गए वो क्वांटम कंप्यूटिंग से ले सकते हो, जहाँ पे आप लोगों के पास सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स यूज़ होते हैं। तो आप लोग कहाँ लोगे, क्वांटम क्वांटम मैंने कर दिया क्वांटम कंप्यूटिंग
ठीक है। और आखिर में यानी आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक से हटके कि किस तरह यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स यूज़ होते हैं, तो आप लोग एक और ले लोगे। एक और कौन सा आप लोग ले सकते हो, पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आप लोग जो है पार्टिकल्स को स्पीड अप करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं ताकि इफेक्टिवली विद मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी आप लोगों के पास पार्टिकल्स अपनी मैक्सिमम एक्सलेरेशन पे पहुंच सकें। ये असल में स्पीड ऑफ लाइट तक भी एक्सलेरेट कर सकता है पार्टिकल एक्सलेरेटर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को। तो बाय द वे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स में से जो हमारा पहला है, हम हमसे कह रहे हैं कंसीडर स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स। इसका जो टेम्परेचर आप लोगों के पास वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये हम लोग इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं। इट इज़ हीटेड टू रेज द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर ले लिया हमसे। ए कहना है कि इंक्रीज इन लेंथ आप लोगों ने बतानी है कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए हम लोग अपना फार्मूला यूज़ करते हैं अल्फ़ा। ठीक है, आगे है इनिशियल लेंथ, ये आप लोगों के पास ये है तो मैं इसे यूँ ही लिखती हूँ इनिशियल लेंथ और चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके साथ साथ हमें लीनियर एक्सपेंशन का जो स्टील का उन्होंने हमें जो कोफिशिएंट दिया ना, यानी अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू ये है उन्होंने हमें दी हुई है इंटू 10⁻⁻5 आई थिंक दी हुई है -5। ठीक है, पर केल्विन, यानी आप लोगों के पास नीचे केल्विन है। बाय द वे केल्विन को मैं जस्ट इग्नोर कर देती हूँ। तो इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1.5 को, दैट इज़ योर इनिशियल लेंथ, एंड देन 100 - 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा अपना वो 1 आप लोग पहले मीटर्स में लो, मैं सीधा आप लोगों को बता रही थी इन योर सेंटीमीटर्स, दैट वुड बी 1.62 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, सॉरी सेंटीमीटर्स नहीं, दैट वुड बी मिलीमीटर। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये आप लोगों के पास मिलीमीटर के अंदर क्योंकि आंसर था तो आई वाज गोइंग दैट वे। और 1.5 मीटर अभी, अच्छा अभी वाला हमारा पार्ट रहता है। तो हमसे कह रहा है कि फाइनल लेंथ क्या होगी आप लोगों की एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वो हमसे क्या पूछा था कि इंक्रीज कितनी होगी लेंथ। ओके ठीक है, तो फाइनल लेंथ आप लोगों को पता है क्या होगी, L + L0। ये और ये हम लोग प्लस करेंगे, बट ये मिलीमीटर्स में तो हम लोग मीटर और मीटर वाले को प्लस करेंगे, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आप लोग क्या करोगे 1.5 + 0.00162 दैट वुड बी 1.50162 मीटर्स। ठीक है, एंड इसको अब आप लोग राउंड ऑफ करो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर्स ही बनता है। तो जो आप लोगों की फाइनल लेंथ है ना वो यही रही है, बिकॉज इससे इतना ज़्यादा आप लोगों के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात पता चली है कि 1.5 मीटर ज़्यादा होने के बाद भी इतनी एक्सपेंशन हुई है। मैंने उस वक्त क्या किया था, मैंने 100 सेंटीमीटर करने के बाद आप लोगों को इसे कहा था कि 20 सेंटीमीटर इसके साथ एक्सपेंशन हुई। क्यों आई वाज सेइंग कि 20% एक्सपेंशन हो गया। मैंने आप लोगों से उस वक्त बहुत बार बोला है कि जस्ट फर्ज कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट रियल। 100 सेंटीमीटर की रॉड के अंदर 20 सेंटीमीटर एक्सपेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कह रहा है कि सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे हीट किया गया है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट, ठीक है, उसने आप लोगों से बोला है कि 110 सेंटीमीटर का, और इसकी वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा। अगर जो आप लोगों के पास फाइनल टेम्परेचर दैट वुड बी 125 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आप लोगों के पास कोफिशिएंट है नहीं बीटा है, क्योंकि वॉल्यूम आप लोग देख रहे हो तो ये बीटा है, इंटू 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने लगे हो, आप लोग सबसे पहले करने लगे हो अपने पास फॉर्मूला ऑफ कोर्स पुट। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है, बीटा। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये वॉल्यूम नहीं है इनिशियल, आप लोगों के पास लेंथ है, और आप लोग वॉल्यूम के साथ निकालोगे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आपस में, तो 10 × 10 × 10 दैट इज़ 1000। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आएगा। 125 में से 25 को माइनस करो दैट वुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2.7 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आप लोगों के पास आंसर है इसका ये। ठीक है, अब इतनी वॉल्यूम बड़ी है। ठीक है, और असल में जो इसकी वॉल्यूम थी दैट वाज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखें, अगर मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया होता ना तो यहाँ पे मैं मीटर लिखती, अभी मुझे यही गलती लगने लगी थी शुरू में। अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करो दैट इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, बट इन्होंने सेंटीमीटर में आंसर दिया तो मैंने सेंटीमीटर में ही निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास हमसे कह रही है कि स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग। ठीक है, अभी कूल है, गया अभी एक्सपैंड नहीं किया।
द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखी दें चले, ठीक है। जो उसके बाद है लेटर इन अ डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड इन लेंथ। अल्फा, ठीक है, उन्होंने आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ, किसी भी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 मीटर्स एंड 30 माइनस 15 इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोगों की लेंथ आ जाएगी फाइनल। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करो दैट वुड बी 1.8 मिलीमीटर्स। आप लोग कैलकुलेट करते जाइए ना, सोचना मैं यहाँ से आंसर देख देख कर रही हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग इट ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कह रहे हैं कि यार 2 लीटर ग्लास बॉटल, यानी उन्होंने आप लोगों को वॉल्यूम दिया, आप लोगों ने उस पर ध्यान रखना है अपने पास यूनिट पे, तो आप लोगों को खुद अंदाजा होता जाएगा कि आप लोगों को ये वॉल्यूम दी जा रही है या फिर लेंथ दी जा रही है, ठीक है। इस फिल्ड कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 5 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड per डिग्री सेंटीग्रेड। If the bottle is left in a hot car where the temperature reaches 40 डिग्री सेंटीग्रेड, what volume of orange juice will overflow, ठीक है। यानी वॉल्यूम कितनी एक्सपैंड करेगी आप लोगों ने ये बताना है, क्योंकि जो आप लोगों के पास पूरी बॉटल भरी हुई है ना, तो जितनी एक्सपैंड करेगी वो सारी ही बाय गिर जाएगी। तो इससे आप लोगों ने बताना है कि कितनी आप लोगों के पास जो जूस है वो एक्सपेंड किया। वो आप लोगों से कह रहे हैं कि जो एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल है ना, आप लोग उसे निगलेक्ट कर दो, क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग उसे निगलेक्ट नहीं करोगे तो निगलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, जब आप लोगों के पास वो मौजूद है तो आप लोगों के पास जो आप लोगों को नजर आएगी वो अपेरेंट होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अपेरेंट यूज़ करने लगे, बट वो कह रहा है कि जस्ट यूज़ अपेरेंट और मुझे आंसर निकाल दो, रियल को छोड़ो, ठीक है, उसको निगलेक्ट करो। तो आप लोग क्या करने लगे, आप अपेरेंट ही निकाल के दोगे इसको, बीटा, ठीक है, 5 × 10⁻⁻5 इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप लोग 2000 को करोगे ना सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब के अंदर है, तो आप लोग फिर आंसर अपना सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही लिखोगे, वरना अगर आप लोग मीटर में करना चाहते हो तो वो भी कर दो। अब टेम्परेचर 40 - 20 आप लोगों के पास कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों के पास जो फाइनल आप लोगों की वॉल्यूम आ जाएगी दैट वुड बी 2 सेंटीमीटर क्यूब। एंड लेट्स सी, क्या यहाँ भी है, यस यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg of ice into water at its melting point। तो आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है लिखने की जरूरत है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। ये आप लोगों का टेम्परेचर, आई डोंट नो क्या मतलब, आई नो कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत है, वो सबको आती होती है, ना भी आती हो तब भी वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दैट वुड बी 3.3 × 10⁵, ठीक है। ये जूल्स पर केजी में होती है और ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास क्यू कितना निकल आएगा, m × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई वाज जस्ट सेइंग के टेम्परेचर है, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना तो आप लोगों ने उसका क्या करना, 15 3.3 × 10⁵, जो आप लोगों के पास फाइनल आप लोगों की हीट निकल आएगी दैट वुड बी 4.95 × 10⁻⁶, ओके, जूल्स। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से कहता है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टीम करने का क्या मतलब था, आप लोगों को यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का पता होना चाहिए, दैट इज 2.26 × 10⁻⁶। मुझे भी याद नहीं है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये याद नहीं, ज़रूरत भी कोई नहीं है, आप लोगों को इंशाल्लाह वेपर में खुद प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज़ 7 kg, 2.26 × 10⁻⁶ है, -6 नहीं है, -6 लग रहा है। और आगे आप लोगों ने जूल्स पर केजी लिखना है, तो आंसर जो है वो केजी से कट के तो जूल्स में ही आएगा। तो आप लोगों का जो आंसर है दैट वुड बी 1.58 × 10⁻⁷ जूल्स, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखते हैं आंसर क्या है, 1.58 × 10⁻⁷ जूल्स हमारा जितना ही है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। 4 kg ऑफ आइस हैज टेम्परेचर 4 kg of ice has temperature -20 degree centigrade. It is heated to convert into steam. Its final temperature is 120 degree centigrade. Calculate the total amount of heat energy involved on the conversion of ice into steam. तो आइस पहले मेल्ट होगी, वाटर बनेगी, देन वाटर स्टीम में बनेगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है आप लोगों के पास दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस उन्होंने आप लोगों को सबसे पहले दी है, दैट इज़ 2100 जूल्स पर kg केल्विन। क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ निकालना है तो वो आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो वो प्रोवाइड करें आप लोगों ने
उसी के हिसाब से चलना है, वो थोड़ी राउंड ऑफ करके दे सकते हैं, ठीक है। स्टीम की जो उन्होंने आप लोगों को दी है वो 2000 जूल्स पर केजी केल्विन है। एंड देन लेटेंट हीट जो आप लोगों को फ्यूजन ऑफ आइस दी है दैट इज़ 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, और जो आप लोगों को उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है दैट इज़ 2.26 इंटू 10⁶ जूल्स पर केजी। तो ये आप लोगों को सारा जो प्रोवाइडेड डाटा है वो दे दिया गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले निकालनी है वो हीट जो आप लोगों को -20 से, देखिए हम यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ फेजेस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के पास फेज बनेगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड से आप लोगों ने जाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड की जाएगी वो निकालेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहना है। यहाँ पे आप लोगों को लेटेंट हीट प्रोवाइड की जाएगी बीच में, वो आप लोगों ने निकालनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने इधर से जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और यहाँ तक जो हीट प्रोवाइड की गई वो निकालने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहना है। ये लेटेंट हीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो सारी आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आइस जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी वो स्टीम बनने में कितनी ज़्यादा हीट लेती है। तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे Q1 दैट इज़ द हीट प्रोवाइडेड हियर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वही फार्मूला MC डेल्टा T, लेकिन यहाँ जो C होगा आइस का होगा, और मास आप लोगों को मास वही रहेगी ऑफ कोर्स। तो आप लोगों के पास 2100 आप लोगों के पास लेटेंट हीट ऑफ आइस है, यू कैन चेक। और आप लोग यहाँ पे 20 पुट करोगे बिकॉज जो टेम्परेचर 120 -20 सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेम्परेचर है ध्यान रखना, इधर डेल्टा T आप लोगों के पास 20 है, ठीक है। ये वाला 20 हम लोग ले रहे हैं, वहाँ नहीं जाना, इधर इधर अब ये वाला हम लोग पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास था डेल्टा T दैट वाज 20, और 20 करने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर आया दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आपका आंसर आ गया। अब ये Q1 है। अब आप लोगों ने जो Q2 निकालनी है, Q2 अभी नहीं निकालनी है, अभी आप लोगों ने निकालनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ निकालोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आप लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्मूले से आप लोगों ने Q2 ही निकालनी है क्योंकि हीट यहाँ भी प्रोवाइड की जा रही है। तो किस तरह निकालोगे, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M कितनी है 4, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने आप लोगों को दी थी 3.3 इंटू 10⁵, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करो, एंड देन जो आंसर है वो है 1320000 जूल्स, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास निकली है Q2। अभी Q3 निकालनी है। आप लोगों ने सारे इंटरवल्स बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। Q3 के साथ निकलेगी MC वाटर का, और आगे आप लोगों ने क्या करना है, वाटर के आप लोग किस तरह पुट करोगे 4200, एंड देन यहाँ पे कितना आप लोगों के पास टेम्परेचर चेंज है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1680000। 4 0 हैं, यस आप लोगों के पास यहाँ पे 4 0 हैं, बस एक 0 इसके अंदर ऐड हुआ है, बट ऐड तो हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने निकालनी है योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, दैट वुड बी Q4M, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लोगों के पास कितनी है 6। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट वुड बी 9040000 जूल्स। अच्छा, एक छोटा सा जो मैंने पोर्शन नहीं बनाया दैट इज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें जाना है बिकॉज इसका जो फाइनल टेम्परेचर दैट इज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये वाली भी निकालनी है दैट इज़ Q5, और ये आप लोगों को लेगी MCS डेल्टा T, यानी स्टीम की आप लोगों ने अब डालनी है। तो स्टीम की क्या आप लोग डालोगे 2000, और आगे आप लोगों ने क्या डालना है डेल्टा T। डेल्टा T आप लोगों के पास कितना है 100 से 20 तक 20। तो ये जो आप लोग निकालोगे आप लोगों के पास निकलेगी 1600000 जूल्स। तो आप लोगों के पास सारी हीट निकल आई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने निकालनी है अपनी हीट टोटल। वैसे मज़ा आया वाला सवाल करते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, तो इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद मैं बस आप लोगों को सिंपली द फाइनल आंसर देती हूँ दैट इज़ 1.2368 इंटू 10⁻7 जूल्स, ठीक है। जूल्स में इसका आंसर है। और आप लोग अगर इसको अप्रॉक्स करो क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के बाद नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग इसे लिखोगे इतना, आप लोग इसे करके लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग ऊपर जाओ, मैंने क्यों इसे राउंड ऑफ किया था, आई एम क्लेवर, ठीक है। ये वाला आप लोगों के पास एक्सरसाइज हो गई है। अब ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।